दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी पहली बार आरबीआई ने इसको अपर लेयर लिस्ट में शामिल कर दिया एनबीएफसी की। तो क्या है इसके पीछे की वजह और कौन सी कंपनी जो शामिल हुई है। इसके अलावा एफआईआई के इन्वेस्टमेंट की नई लिस्ट जारी हो गई है, उसमें आईआरएफसी का भी नाम है जिसमें उन्होंने भारी निवेश किया है। तो अब समझे कि एफआई का निवेश आने का मतलब ये है कि स्टॉक पे भरोसा बन रहा है विदेशी निवेशकों का। इसके अलावा कुछ बड़े इंफ्रा के प्रोजेक्ट सरकार ने पास कर दिए हैं। आने वाले समय इसका फ़ायदा आईआरएफसी को पहुंच सकता है। तो आईआरएफसी जो इस समय 100 रुपीज़ से नीचे है और आने वाले समय में देख सकते हो कि इसकी स्थिति क्या बनेगी कि स्टॉक और नीचे आएगा या फिर यहाँ से फिर से बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 88.75 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.60% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसी के आसपास। इंट्राडे में 18.47 का हाई भी बना, लेकिन तेजी तो टिक नहीं पाई। देखिए, बिकवाली हुई बाजार का दबाव था जिसकी वजह से 88.57 का इसने लो बनाया। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है जो 86.02 का है। स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो काफ़ी ऊपर है, वो है 137 का, और इसका ऑल टाइम हाई 229 का है। तो स्टॉक अभी बहुत नीचे है। स्टॉक 19 रुपये पे आ गया था। आप देखिए, आईपीओ आने के बाद 19 रुपये का स्टॉक 229 तक गया था। फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉक आ गया 100 से नीचे। पर इसके अंदर वो दम है कि ये स्टॉक आज में भी बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, आरबीआई ने नई अपर लेयर की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें इस एनबीएफसी अपर लेयर में नई 4 कंपनियां जुड़ गई, जिसमें आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, आईआरएफसी और आप देखिए इस समय 4 कंपनियां जो है इस लिस्ट में आ गई जिसमें हुडको भी शामिल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी की नई अपर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार आरबीआई ने 4 नई वित्तीय संस्थानों को पहली बार इस सूची में शामिल कर लिया है। नई सूची में कुल 17 कंपनियां शामिल हैं, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 2025 की सूची में 15 कंपनियां, 2 नई कंपनियां और जुड़ गई। मतलब जो कंपनियां ज़्यादा जुड़ी है, पिछले 2 कंपनियां कम हुई है, इस वजह से ये आंकड़ा इस बार 17 होता हुआ दिखाई देगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 में देखे तो कोई नई जारी सूची नहीं की थी, क्योंकि वह अपर लेयर एनबीएफसी की पहचान के मानदंडों पर समीक्षा कर रहे थे। 2026 में इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया, नई लिस्ट भी जारी नहीं की। तो इस बार 4 नई कंपनियों की एंट्री होगी, चारों सरकारी कंपनियां हैं। तो आरबीआई ने इस बार आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी पुरको को पहली बार अपर लेयर एनबीएफसी में शामिल कर लिया है। ये चारों कंपनियां सरकारी स्वामित्व वाली प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रेलवे और हाउसिंग सेक्टर से बड़े स्तर पर फाइनेंस उपलब्ध कराती है। इन कंपनियों के शामिल होने से अब अपर लेयर की जो संख्या कुल बढ़ के 17 हो गई है, जो पहले 15 थी। तो यहाँ पे इस लिस्ट से 2 कंपनियां बाहर हो गई है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और सम्मान कैपिटल को बाहर कर दिया गया लिस्ट से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इन कंपनियों पर सख्त नियम तुरंत समाप्त हो जाएंगे, वो नियम तो तभी भी रहेंगे। आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि कोई कंपनी अपर लेयर सूची से बाहर हो जाती है तब भी उन पर अगले 5 वर्षों तक इनहांस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू रहेगा। यानी इन कंपनियों को अभी भी कड़े नियामक मानकों का पालन करना ही पड़ेगा, यानी उनके ऊपर सख्त कानून जारी रहेंगे। तो इस लिस्ट में शामिल कंपनियों की बात करें तो बजाज हाउस फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा टाटा कैपिटल, टाटा सन्स, मुथूट फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, एल&टी फाइनेंस सर्विस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस सर्विस और पिरामल फाइनेंस भी शामिल है। तो ये बड़ी बड़ी जितनी फाइनेंस कंपनियां वो भी इस लिस्ट में शामिल है और अब यहाँ पे 4 सरकारी कंपनियां भी शामिल हो गई है। तो आरबीआई ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क के तहत एनबीएफसी को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। इसमें बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर में बांटा है। यह जो क्लासिफिकेशन किया है कंपनियों का वो एसेट की साइज, कारोबार की जटिलता और लीवरेज और आपसे वित्तीय जुड़ाव और वित्तीय प्रणाली के प्रभाव के आधार पर इसको किया जाता है, अलग अलग लेयर में बांटा जाता है। तो अपर लेयर में उन एनबीएफसी को शामिल किया जाता है जो साइज और कारोबार के लिहाज से काफ़ी बड़ी होती है,
जो बिग साइज के कंपनियां होती है जिनकी गतिविधियां का असर पूरे वित्तीय तंत्र पर पड़ सकता है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा वित्त तंत्र हिल सकता है, उन कंपनियों को अपर लेयर में रखा जाता है। ऐसे संस्थान पर आरबीआई जो है एक्स्ट्रा उसके ऊपर वॉच रखते हैं, निगरानी रखते हैं। उनके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर के जुड़े जो नियम है वो भी काफ़ी सख्त होते हैं, तो उनके ऊपर खास नजरें रखी जाती है क्योंकि पूरा वित्त तंत्र उससे हिल सकता है अगर प्रॉब्लम होती है तो। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आए, बहुत सारे रेलवे के नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे ने एक नया टेंडर जारी किया, 18,901 करोड़ का ये ईपीसी टेंडर है, जो 134 किलोमीटर का डबल ट्रैक बनाना है, सरखेज से धोलेरा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है गुजरात के लिए, ये सरखेज अहमदाबाद से धोलेरा तक। तो ये टेंडर शुरू होने वाला है, आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा है ये टेंडर और इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। करीब 18,901 करोड़ का टेंडर ये जारी किया गया है। दूसरी जो बड़ी अपडेट है बिहार से, तो यहाँ पे 976 करोड़ का एक देख सकिए दानापुर फतेह एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई, अप्रूवल दिया गया। ये 29 किलोमीटर का ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना का, तो इसमें तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछानी है। तो इसमें आप देखें तो 22 एडिशनल पैसेंजर और 18 फ्रेट ट्रेन पर डे यहाँ पे चलती है। तो 5.2 मिलियन टन एनुअल फ्रेट कैपेसिटी भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आईआरएफसी के लिए। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो बॉर्डर के ऊपर रेलवे लाइन बिछाने का प्रपोजल है। 18 से 24 महीने में पूरा होगा और आने वाले जो हमारे बॉर्डर राज्य जिसमें वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आसाम और नॉर्थन ईस्ट शामिल है, वहाँ पे सरकार रेलवे बिछाना चाहती है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई देगा, काफ़ी बड़ी रकम है। अब यहाँ पे इंडियन रेलवे ने नया कवच वर्जन जो 4.0 सैंक्शन कर दिया, कमीशन किया। ये 2633 किलोमीटर के लिए, ये दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर के लिए आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जो है अब कवच शुरू हो रहा है। तो कवच 4.0 शुरू हो चुका है, 2633 किलोमीटर पे कवच सब सुरक्षा की लगाई जाएगी। रेलवे के अंदर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसको रोकने के लिए कवच लाया गया है और लगातार इसकी आगे कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो आने वाले समय रेलवे ज़्यादा सुरक्षित होगी और आप समझ सकते हो कि ये कवच सुरक्षा से पूरी इंडिया की जितनी रेलवे उसको लेस करना है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते होते वो दिखाई देगा आने वर्ष में। तो यहाँ पे कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम को 66.62 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ, ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के लिए। देख सकते हो कवच के तहत ये भी एक प्रोजेक्ट है जो इनको मिला है। अब यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है उन्होंने कमाल कर दिया, करीब 54,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है और 71,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय साउथ कोस्ट रेलवे में चल रहे हैं और इसमें आप देखें तो पैसे की आवश्यकता पूरी करता है रिलायंस। आप देखिएगी आईआरएफसी, तो आईआरएफसी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तो ये देखिए विजयवाड़ा जो रेलवे डिवीज़न है उसकी तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 70,865 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में, और इस समय 54,479 करोड़ के प्रोजेक्ट जो कल लगभग कंप्लीट होने आए। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और ऐसे में हम कह सकते हैं कि रेलवे के लिए एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे एलआईसी की नई लिस्ट आ गई। एलआईसी ने जम के खरीदारी की इस क्वार्टर के दरमियान कुछ चुनिंदा कंपनियों में, जिसमें आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्री शामिल है, आईटीसी, ऐसी टॉप 10 कंपनियां। उस टॉप 10 में आईआरएफसी भी शामिल हो गया है एलआईसी की खरीदारी में। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आप देखें तो भारतीय एयरटेल है और भारतीय एयरटेल में जम के खरीदारी एलआईसी ने की। एलआईसी ने अपनी स्टेक यहाँ पे बढ़ा दी है, तो ये अच्छी बात है, भारतीय एयरटेल में निवेश बढ़ गया है। अब नंबर 2 पे है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के अंदर भी एलआईसी ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। नंबर 3 पे आपको आईटीसी दिखाई देगा, आईटीसी में भी एलआईसी की होल्डिंग बढ़ चुकी है जून क्वार्टर में। नंबर 4 पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक देगा, कोटक महिंद्रा बैंक में भी एलआईसी ने अपना निवेश बढ़ा दिया। और नंबर यहाँ पे 6 पे देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे निवेश बढ़ा है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट एलआईसी ने यहाँ पे बढ़ा दिया है। नंबर 7 पे आप देखिए बजाज फाइनेंस, जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा है एलआईसी का। नंबर 8 पे आपको यहाँ पे ल्यूपिन दिखाई देगा, जहाँ पे एलआईसी का निवेश बढ़ चुका। अब यहाँ पे देखिए आईआरएफसी टॉप 10 में शामिल है और आईआरएफसी में भी एलआईसी ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो ये देख सकते हो स्टेक जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो करीब 13.06 करोड़ शेयर एलआईसी ने खरीदे। तो उनकी जो फोल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो 33.15 करोड़ शेयरों की थी मार्च क्वार्टर के दरमियान, जो 46.22 करोड़ तक पहुंच गए। तो एलआईसी ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, एक काफ़ी भरोसे की बात है, जिससे एक बात साबित हो रही है कि आने वाला जो समय आईआरएफसी के लिए काफ़ी शानदार होगा, क्योंकि एलआईसी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है बाजार के।
और वो अगर पूरी इतनी मजबूत उनके पास रिसर्च टीम है, अगर वो निवेश करे तो भरोसा किया जा सकता है IRFC। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।